यह वीडियो क्लास 10 के विज्ञान का है और इसमें हम बताने वाले हैं चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। यह केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें हम देखेंगे पाठगत प्रश्नोत्तर जो कि एनसीईआरटी बुक का है। पहला इसमें ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है। दूसरा है चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तीसरा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। 4 ऊष्मा की कुचालक होती है। तो पहला का आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव होती है पारा। और चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, इसमें एक उदाहरण लेंगे सोडियम को। 3 नंबर है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। 4 है ऊष्मा की कुचालक होती है। तो धातुओं में एस्टेटिन ऊष्मा की सर्वाधिक कुचालक है। ठीक है, तो धातुओं में एस्टेटिन जो है ऊष्मा की सर्वाधिक कुचालक है। इसकी कुचालकता कुछ अधातुओं जैसे ग्रेफाइट से भी कम है, मतलब बहुत ग्रेफाइट से भी कम है इसकी। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है आघात वर्ध्य एवं तन्य का अर्थ बताइए। ठीक है, तो आघात वर्ध्य का हो जाएगा कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। ऐसी धातुओं को आघात वर्ध्य कहते हैं। ठीक है। तन्य कुछ धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। ऐसी धातुओं को तन्य कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? उत्तर सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और सोडियम ऑक्साइड बना देती है। तो सोडियम जो है हवा से रिएक्शन करेगा, मतलब ऑक्सीजन से, हवा के ऑक्सीजन से, और ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम जो है केरोसिन तेल में न तो घुलती है और न ही कोई अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, बाहर हम रखेगा तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहला भाप के साथ आयरन, दूसरा जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो पहला देखो, ये भाप के साथ जल है ये और आयरन, तो Fe+H2O, तो ये बनाएगा Fe2O3 और H2 बनाएगा और इसको बैलेंस कर लिया गया। दूसरा है जल के साथ, पहले हम कराएंगे कैल्शियम का, कैल्शियम को जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसी टाइप से पोटेशियम को फिर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल, और उसके बाद ऊष्मा बनाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है अभिक्रियाशील धातुओं को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। देखो उत्तर, धातु के लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि हम इसमें धातु ले रहे हैं, यानी आयरन इसमें ले रहे हैं, Fe+ तनु H2SO4, तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है धातु के लवण के साथ। ये धातु के लवण हो जाएगा। ठीक है, तो धातु के लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। छठा है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? और इसमें देखना आयरन 2 है इसमें,
सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिंक आयरन, सेकेंड है ये, ठीक है। सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो जिंक जो है FeSO4 के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक जो है Fe को विस्थापित कर देता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO की रचना को दर्शाइए। तीसरा है इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हमने यहाँ पर नाभिक बनाए हैं। पहले घर में 2 इलेक्ट्रॉन है पहले कक्षा में, उसके बाद फिर 8, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है और अंतिम में 1 है, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। उसी टाइप से हमने ऑक्सीजन को बनाए हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। उसके बाद है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को देख लो, ये नाभिक है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में भी देख लो यहाँ पर 8 है। उसके बाद मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का नाभिक है ये, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 8 है और तीसरा में हो जाएगा 2। तो ये हो गया इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब दूसरा है Na2 का निर्माण। तो इस सोडियम है और सोडियम के परमाणु संख्या 11 होती है और सोडियम जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, Na+ बनाता है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं ये निकाला गया है, त्याग किया है, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन जो है इसकी परमाणु संख्या 8 होती है। तो पहली कक्षा में हो जाएगा 2 और दूसरी कक्षा में 8, और ये अष्टक पुराएगा। अष्टक पुराएगा तो इसको 2 अष्टक पुरने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए, इसको अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो तीर के पीछे लिखेंगे, त्यागेगा तो तीर के बाद लिखेंगे। तो ये 2 ग्रहण किया है तो तीर के पीछे लिखेंगे। तो ये 2 ग्रहण किया है तो इस पर 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, यानी पहले इसका ये अंतिम जो दूसरी कक्षा है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन था, अब हो गया 8, यानी भर गया है, अब ये अस्थायी हो गया है। अब इसी को हमें Na2 का निर्माण करना है। तो Na डबल है, तो Na के अंतिम में जो है न 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 को दान करेगा। तो इसमें 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन इसमें 1 है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसका ग्रहण करेगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा ये। तो Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन को दान करता है और Na2 है तो Na2 हो जाएगा, और ये दान करता है तो प्लस कर देंगे, ठीक है, त्याग करता है उसी टाइप से। और ये ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। हम दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रॉन संकेत से दिखाए हैं। ये ग्रहण किया है तो ये अस्थायी हो गया है, 8 पुर गया है, ठीक है, 2 माइनस हो जाएगा और यहाँ 2 से गुना है 2 प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस और 2 माइनस, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो Na2O का निर्माण हो गया। अब MgO का निर्माण देखो, Mg जो होता है वो इसकी परमाणु संख्या 12 होती है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 है। तो अष्टक ये पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 6 को ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि ये कम है। तो ये 2 को त्याग करेगा तो इस पर 2 प्लस चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के कारण। और इसके साथ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है इसकी परमाणु संख्या 8 होती है और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और आसानी से ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी हो जाते हैं, ये 8 पुरा लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अस्थायी हो गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए इस पर 2 माइनस चार्ज आ गया है। अब इसी को हम ऐसे लिखेंगे
मैग्नीशियम 1 है, और मैग्नीशियम को बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहाँ पर, और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इसको ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया है, इसलिए Mg पर 2 प्लस होगा, और ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज होगा। अब ये देखो 2 प्लस है 2 माइनस है, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो MgO होगा। अब तीसरा कहता है, तीसरा में कह रहा है कि इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है, तो Na2O में उपस्थित आयन, तो Na प्लस होगा और O2 माइनस होगा। ठीक है, उसी टाइप से MgO में उपस्थित आयन, तो Mg2 प्लस होगा एवं O2 माइनस होगा। कुछ बच्चे इसमें सोचते होंगे कि Na2 प्लस का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि Na पर सिर्फ प्लस चार्ज लिखा जाता है, वो स्थिति के अनुसार इसमें 2 लगाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आयनिक यौगिकों का द्रव्यमांक उच्च क्यों होता है, तो उत्तर, आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं तथा ये आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से बंधे रहते हैं। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। पहला खनिज, दूसरा अयस्क, तीसरा गैंग। देखो उत्तर, पहला है खनिज, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। दूसरा अयस्क, वैसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब है तीसरा गैंग, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई औषधियाँ होती है, जिन्हें गैंग कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा सोना एवं प्लेटिनम, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब है 11, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा कार्बन द्वारा अपचयन की क्रिया, और इसमें आप द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कार्बन द्वारा अपचयन की क्रिया। ठीक है, ये ज़्यादा फेमस है, उसे तो द्विविस्थापन का भी प्रयोग किया जाता है। अब है कार्बन द्वारा अपचयन की क्रिया, आप इसके अलावा विस्थापन या द्विविस्थापन का प्रयोग कर सकते हैं। अब है अभ्यास क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया करता है। तो NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, B MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, C FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, D AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसमें देखो, इसमें विस्थापन देखना, युगल विस्थापन, तो युगल विस्थापन सिर्फ डी ही करेगा। AgNO3 विलयन और कॉपर धातु ये युगल विस्थापन करेगा। ठीक है, अब है दूसरा, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसमें ग्रीज लगाकर, B पेंट लगाकर, C जिंक की परत चढ़ाकर, D इनमें सभी। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। आप इस विधि द्वारा फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो अभ्यास क्वेश्चन 2 तक बताएं, जो लघु है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।